तो इस एपिसोड के स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले जाकर वो देखिए ताकि आप स्टोरी को अच्छी तरह से समझ पाएं। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में यूरा का थिएटर खुलने में और उनकी पहली परफॉर्मेंस होने में केवल 4 घंटे बचे हैं। सभी लोगों को थिएटर की ओर अट्रैक्ट करने के लिए यूरा ने रास्तों पर एक रैली निकलवाई है जो कि अपने कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और अपने थिएटर की ओपनिंग परफॉर्मेंस के लिए सभी लोगों के बीच पैम्पलेट बांट रहे हैं। सभी लोग उन पैम्पलेट्स को पढ़ते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि ये तो कुछ नया है। लोगों को एक्साइटमेंट में आपस में बात करते हुए प्रिंस का एक आदमी छिपकर देख रहा होता है और उसके विचार यूरा के खिलाफ होते हैं और प्रिंस ने उसे कुछ गड़बड़ करने के लिए ही भेजा है। तभी उस आदमी के कंधे पर पीछे से कोई टैप करता है जिससे कि वो गुस्से से पलटते हुए कहता है क्या है। इतने में ही वो आदमी आसमान में उड़ जाता है और आकर धड़ाम से नीचे गिरता है। असल में उसे उड़ाने वाला आदमी गार्डियंस के नाइट का लीडर है। लीडर कहता है मुझे इस पर डाउट है इसीलिए इसे ले जाओ और पूछताछ करो। उसके लोग भी हामी भरते हैं और अपना काम करने लगते हैं। लीडर कंटिन्यू करते हुए कहता है ये कीड़े अब भी पुरानी गंदी ट्रिक्स का यूज कर रहे हैं। फिर तो वो आसमान की ओर देखता है और अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है लगभग टाइम हो गया है इसीलिए मैं अब आगे जा रहा हूँ। तुम लोग इस जगह पर नजर बनाए रखो और गंदी चीजों को साफ करते रहो। लीडर के वहाँ से चले जाने के बाद उसके लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं बिग बॉस इस बार कौन सा झांसा दे रहे हैं। मेरा मतलब है कि एक थिएटर हमारी मदद कैसे कर सकता है। दूसरा आदमी कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी ओर यूरा घबराई हुई जेवियस के सामने बैठी होती है और कहती है तो आप यहाँ पर हैं, मुझे माफ कीजिए मैं आपसे पहले मिल नहीं पाई। साथ ही यूरा के दिमाग में होता है कि अब ये यहाँ क्यों है। क्या अब ये अपना हिसाब किताब पूरा करने आया है। इसके आगे वो दोनों ही कुछ नहीं कहते और जेवियस अपनी जगह से उठते हुए यूरा के पास आ जाता है। जेवियस को अपने इतने क्लोज देख यूरा मन ही मन सोच रही होती है कि ये क्या हो रहा है। यूरा की घबराहट को देखते हुए जेवियस मुस्कुराता है और कहता है क्या वो प्रिंसेस ही नहीं थी जिसने मुझे आने के लिए कहा था। यूरा शॉक होते हुए कहती है क्या मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा था। साथ ही यूरा मन ही मन कहती है क्या मजाक है, मैं खुद को छुपा भी नहीं सकती तो मैं इस आदमी से ऐसी बात कैसे पूछ सकती हूँ। लेकिन वेट, क्या तुम एलन के दोस्त हो। ऐसा कहते हुए यूरा बेहद शॉक होती है और साथ ही वो फ्लैशबैक में पहुँच जाती है। वहाँ पर वो परफॉर्मेंस से एक दिन पहले सारी तैयारियां देख रही होती है। यूरा ढेर सारे पेपर्स देखते हुए कह रही होती है कि स्टेज तैयार है, टिकटें भी तैयार है, हमारा डांस परफॉर्मेंस भी तैयार है, साथ ही हमारी ड्रेस भी तैयार है। तो सब कुछ पहले से ही तैयार है तो भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो भूल रही हूँ। तभी एक मेड रूम में आते हुए कहती है प्रिंसेस मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि थिएटर में आने वाले मेहमानों के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। क्या आने वाले पहले मेहमानों की हेल्प के लिए 10 लोग काफी होंगे। यूरा फटाक से उठती है और कहती है इतना ही। इसके साथ ही वो वहाँ से बाहर जाने के लिए निकल जाती है। बेचारी मेड तो कहती रह जाती है कि प्रिंसेस आपने तो अपने कपड़े भी नहीं बदले। लेकिन यूरा ये सब इग्नोर करते हुए वहाँ से तेजी से निकल जाती है। अपने पैलेस से थोड़ी दूर आकर यूरा कहती है तो तुम यही हो। वहाँ पर पेड़ का सहारा लिए बुक लेकर एलन बैठा होता है और यूरा को देखते ही मुस्कुरा कर कहता है हम फिर से मिल गए ब्यूटीफुल लेडी। यूरा फटाक से एलन की बात को काटते हुए कहती है बहुत हो गया। एलन क्या तुम जेन थिएटर के बारे में जानते हो। एलन मन ही मन कहता है ये तो मेरे कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गई। थोड़ी दूरी बनाते हुए एलन अच्छे से बैठकर कहता है क्या तुम उस जगह की बात कर रही हो जो प्रिंसेस मैनेज कर रही हैं? मैंने इसके बारे में सुना है। यूरा कहती है तुम इस बारे में जानते हो इतना ही काफी है। क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या मैं तुम्हें मुफ्त में परफॉर्मेंस देखने दूं? लेकिन अपीयरेंस को बनाए रखने में मदद के लिए तुम्हें अपने कुछ दोस्तों को लाना होगा। एलन कहता है उफ मैं क्यों। यूरा कहती है क्योंकि तुम मेरे एकमात्र दोस्त हो। अगर तुम नहीं आते तो मुझे आने के लिए लोगों को रखना होगा और मेहमान होने का नाटक करवाना होगा। लेकिन इन सब में मेरे बटुए की हालत जो कि पहले से ही बहुत खराब है वो और भी खराब हो जाएगी। एलन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है लेकिन फिर हंसते हुए कहता है तुम काफी हताश लग रही हो जिससे कि मेरा मना करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। यूरा खुश होते हुए कहती है तो क्या तुम ऐसा करोगे एलन। एलन कहता है एक लेडी द्वारा पूछे गए रिक्वेस्ट को मैं मना कैसे कर सकता हूँ। हालांकि मेरा दोस्त थोड़ा खास है, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना। अचानक एलन शॉक हो जाता है क्योंकि यूरा फटाक से उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है बिल्कुल नहीं, आखिरकार जितने लोग उतना ही ज्यादा मजा। ये तो बहुत अच्छा हो
होगा कि हम थिएटर में आने के लिए लोगों को और भी अट्रैक्ट कर सकें। एलन कहता है फिर तो ये तय हो गया। इसी के साथ यूरा रियलिटी में आ जाती है और जेवियस कहता है क्या मैं प्रिंसेस के मेहमान के तौर पर आने के लिए आपके मंसूबों पर खरा नहीं उतरता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थिएटर एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजा होता है और ढेर सारे सर्वेंट्स अपने मेहमानों के स्वागत के लिए रास्ते में ही खड़े होते हैं। वहाँ पर ढेर सारी आम पब्लिक भी मौजूद होती है जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। तभी वहाँ पर मेहमानों की ढेर सारी बग्गी आकर रुकती है और जेन सामने आकर उनका स्वागत करते हुए कहता है शो तैयार है मेरे प्यारे मेहमानों, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। फिर हम देखते हैं इस शो के मेहमान को जो कि है जेवियस, के नाइट का लीडर, दूसरा प्रिंस नॉवी और तीसरा प्रिंस कैरिगम। साथ ही वहाँ पर चौथा प्रिंस हार्ट भी मौजूद होता है। इन सबको देखकर भीड़ में खड़ी लड़कियां तो पागल हो जाती हैं और उनमें से एक बात करते हुए कहता है प्रीमियर और कुछ प्रिंस यहाँ पर क्यों हैं? ये वैसा नहीं है जैसा कि वादा किया गया था। जाओ हीज हाइनेस को रिपोर्ट करो, चीजें बदल गई हैं, कुछ तो बड़ा होने वाला है। और कोई कह रहा होता है कि ये परफॉर्मेंस देखने के लिए इतने बुद्धिमान लोग आए हैं तो मैं भी इसे देख सकता हूँ। यूरा की ये टेक्निक बेहद काम आती है और खास मेहमानों को देखकर और भी पब्लिक यूरा के इस थिएटर की ओर अट्रैक्ट हो जाती है। थिएटर के अंदर स्टेज और लोगों की बैठने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से की गई होती है और जेन अपने मेहमानों को उनकी सीट दिखाते हुए बैठने का इशारा दे रहा होता है। उन्हीं के बीच एक आदमी एली न्यू नोबल बैरन जिसे कि पैसों से खरीदा गया है वो कहता है क्या कहूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि रॉयल प्रिंसेस की ये प्रॉपर्टी इतनी ऑर्डिनरी होगी और वो एंटरटेनमेंट के लिए इतनी नॉर्मल चीजों का यूज करेंगी। ये सुनकर थर्ड प्रिंस कैरिगम कहता है सचमुच प्रीमियर, चलिए मेरे मेंशन चलते हैं, मुझे एक ओरिएंटल डांसर मिला है। जेवियस को कुछ न कहते हुए और इतना शांति से बैठे देख कैरिगम भी मुंह फुलाते हुए बैठ जाता है और मन ही मन कहता है अपना पद बनाए रखने के लिए किंग की कृपा पर निर्भर रहना बेकार है। आज एटलांटे में दो सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक प्रीमियर का पक्ष और समर्थन बहुत जरूरी है। इसका साफ मतलब है कि प्रीमियर के साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए। थर्ड प्रिंस कैरिगम ये सब सोच ही रहा होता है कि सामने स्टेज पर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है जिसमें ढेर सारी ब्यूटीफुल लेडीज तबलों पर खड़ी होकर अपना डांस परफॉर्मेंस दिखा रही होती हैं। उन सभी की खूबसूरती को देखते हुए क्राउड भी चिल्लाने लगता है और किंग के आदमी के साथ बैठा के नाइट्स का लीडर कहता है क्या सचमुच इस थिएटर में कोई विशेष सेवा नहीं है? ये स्टाइल तो बेहद रोमांचक है। किंग का आदमी लीडर को कहता है चुप रहो। स्टेज पर सारी नाच रही ब्यूटीफुल लेडीज स्वर्ग में एक अप्सरा की तरह नृत्य करती हुई नजर आ रही होती हैं। उन्हीं सब के बीच एक इंस्ट्रूमेंट लिए यूरा आ जाती है और एक बेहतरीन पोज देती है। उसे देखते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कैरिगम कहता है वो कैसे किया जाता है, क्या ये कोई जादू है? लीडर कहता है अमेजिंग, ये बहुत सुंदर है। फिर तो सभी का ध्यान यूरा पे ही टिक जाता है और यूरा अपने इस ड्रेस में वाकई बेहद खूबसूरत लग रही होती है। यूरा को देखते हुए जेवियस मन ही मन सोच रहा होता है कि कैसे वो आज सुबह यूरा से पूछ रहा होता है कि क्या मैं तुम्हारे मेहमान के रूप में आने के योग्य नहीं हूँ? यूरा कहती है नहीं नहीं प्रीमियर, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, प्लीज आप आइए, मैं आपके लिए वीआईपी सीटों की व्यवस्था कर दूंगी। यूरा के क्लोज जाते हुए जेवियस कहता है कोई बात नहीं, दूसरों द्वारा भरोसा किए जाने का मामला। इतने में ही यूरा घबराते हुए कहती है आपको इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जेवियस वहाँ से जाते हुए कहता है तुम मुझ पर एक बार और एहसान करो। यूरा मन ही मन कहती है क्या ये अब भी एक मजबूत खरीद और एक मजबूत बिक्री हो सकती है? नहीं, मैं तो फेल हूँ। यूरा के साथ हुई अपनी इन बातचीत के बारे में सोचते हुए जेवियस यहाँ रियलिटी में मुस्कुरा रहा होता है कि तभी थर्ड प्रिंस कैरिगम कहता है अमेजिंग, उसे मेरा होना चाहिए। असल में ये स्टेज के बीचों बीच नाच रही यूरा के बारे में बात कर रहा है। जेवियस फुसफुसाते हुए कहता है नहीं। तभी यूरा अपना परफॉर्मेंस खत्म करती है और उसके मुंह पे का पर्दा हट जाता है। उसके खूबसूरत चेहरे को देखने के साथ ही जेवियस कहता है वो मेरी है। फेस देखने के बाद कैरिगम खड़े होते हुए कहता है यूरा। यूरा भी हैरान होती है और कहती है थर्ड ब्रदर। तभी लोगों की तालियों और वाहवाही की गूंज से इनकी आगे बातचीत नहीं हो पाती। यूरा मन ही मन सोचने लगती है कि क्या बात है, मेरा थर्ड ब्रदर यहाँ क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि एलन ने इसे भी इनवाइट किया हो? नहीं, एक ही समय में प्रीमियर और थर्ड प्रिंस दोनों को इनवाइट करने में सक्षम होना किंग के अलावा किसी के पास इतना बड़ा चेहरा नहीं है। ये एलन नहीं होगा।
यूरा को एक गर्ल पकड़ते हुए कहती है, योर हाइनेस अब जाने का समय हो गया है, चलिए। यूरा कैरिगम को देखते हुए वहाँ से निकल आती है और स्टेज के बैक साइड आते ही फेलिना कहती है, योर हाइनेस अब कपड़े बदलने का समय आ गया है। यूरा हामी भरती है लेकिन वो कहीं खोई होती है। ये सब देखते हुए पीछे से ज़ेन मन ही मन कहता है, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पर्पस क्या है। पहली प्रायोरिटी ये है कि वो अपने परफॉर्मेंस को कंप्लीट करें। क्या प्रिंसेस को किसी बात की चिंता है? तभी ज़ेन को बुलाते हुए पीछे से एक लड़का कहता है, ज़ेन वहाँ बाहर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। ज़ेन हामी भरता है और बाहर जाके ढूंढने लगता है। वहाँ उसे कोई मिलता तो नहीं, लेकिन तभी उसका ध्यान अपने पैरों के पास एक लेटर पर जाता है। इधर अंदर लीडर कहता है, क्या तुम बॉस के लिए कुछ नहीं ला रहे हो? वो कहाँ है? अच्छा, इसे उस व्यक्ति को सौंप दिया गया है जिसे सौंपा जाना है और ये तुम्हारे साथ ईमानदार रहेगा। फेफी, तुम मेरे प्रति इतने उदासीन क्यों हो? इसी के साथ हमें किंग के इस खास आदमी का नाम पता चलता है जो कि है फेफी। बाहर ज़ेन तेजी से भागते हुए अंदर आ रहा होता है और हम देखते हैं उस लेटर पे लिखा होता है, बी केयरफुल। नेक्स्ट सीन में यूरा अपने कपड़े बदलकर मॉडर्न जमाने के कपड़े पहनकर और मॉडर्न गाना गाते हुए अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है। ये परफॉर्मेंस भी सभी लोग बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं और क्योंकि ये मॉडर्न जमाने का है इसीलिए कैरिगम को इतना कुछ पसंद नहीं आता। साथ ही कैरिगम जेवियस से कहता है, इस गाने में कोई खूबसूरती नहीं है, मैं इसे अब और नहीं सुन सकता। प्रीमियर, हम कब जा रहे हैं? जेवियस कहता है, चिंता मत करो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अपना मुंह बनाते हुए कैरिगम कहता है, इस शोर से तो अच्छा है कि जहर ही खा लिया जाए। यूरा को बड़े ध्यान से देखते हुए जेवियस मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूँ कि तुम उस संकट को कैसे हल करोगी। अचानक यूरा के साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यूरा स्टेज पे से आगे की ओर गिरने लगती है। साथ ही यूरा गिरते हुए ये सोच रही होती है कि दोबारा क्या मुझसे गुरुत्वाकर्षण को कोई शिकायत है? नहीं, इस बार तो मैं क्लियर तौर पे देखना चाहती हूँ कि वो कौन है जिसने मुझे धक्का दिया। यूरा उस लड़की को देख लेती है और बड़े स्टाइल से नीचे गिरती है। सभी लोग शॉक में होते हैं और पूरा क्राउड भी शांत होता है, लेकिन यूरा स्टेज से नीचे गिरकर भी स्टाइल में बैठकर गुलाब की पंखुड़ियों को उठाते हुए अपने गाने की आगे की लाइंस बोलती है, जो देखकर पूरा क्राउड जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या ये जानबूझकर डिजाइन किया गया हिस्सा है? इसने तो मुझे डरा दिया था, लेकिन ये बहुत सुंदर है। सबकी बातों को सुन रहा थर्ड प्रिंस कैरिगम मन ही मन सोचता है कि अपने दर्शकों को डराने की ये साजिश रचना मूर्खतापूर्ण विचार है। तभी स्टेज के बाजू में ज़ेन आ जाता है और वो इतनी बड़ी गड़बड़ी को इतनी अच्छी तरह से यूरा को संभालते देख राहत महसूस करता है। इधर जेवियस मन ही मन सोच रहा होता है कि ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन निराश मत होइए। इसी के साथ हमें क्रैक देखने को मिलती है, वो भी स्टेज के छत पर। यूरा उस धक्का देने वाली लड़की के पीछे पीछे जा रही होती है कि तभी उसे एक लड़की रोकते हुए कहती है, टीचर क्या आप ठीक हैं? अभी क्या हुआ? अचानक ये क्यों हुआ? ये सब इग्नोर करते हुए उस धक्का देने वाली लड़की का हाथ यूरा पकड़ लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? वो लड़की कहती है, प्रिंसेस मैं थोड़ा असहज महसूस कर रही हूँ, इसलिए बाहर जाकर सांस लेना चाहती हूँ। मन ही मन सीरियस यूरा हंसते हुए उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है, तो जल्दी जाकर आओ, अगला परफॉर्मेंस तुम्हारे बिना नहीं होगा। वो लड़की भी रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहती है, हाँ प्रिंसेस, लेकिन उसके मन ही मन चल रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि इसने मुझे नहीं देखा। उस लड़की को जाते देख यूरा एक बार फिर टोकते हुए कहती है, वैसे तुम्हें क्या पसंद है? मेरे पास अभी भी मेरे फादर से मिले बहुत सारे खजाने हैं जिन्हें आज के इनाम के रूप में तुम चुन सकती हो। ये सुनते ही वो खुशी से पलट जाती है कि क्या सच में? तो क्या मुझे एक और सुंदर रत्न का हार मिल सकता है? यूरा मुस्कुराती है और कहती है, जरूर, लेकिन तुम्हारा हार कैसा दिखता है? एक जैसे को दोबारा दोहराना खराब है। वो लड़की कहती है, वो विशेष रूप से कीमती नील मणि का हार है, एक तारे की तरह चमकते हुए। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं तो मंत्र मुक्त हो गई थी। ये सबसे खूबसूरत चीज है जो मैंने अपनी लाइफ में देखी। यूरा हंसते हुए कहती है, अच्छा ऐसा है। लेकिन फिर यूरा सीरियस होते हुए कहती है, मैं उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि आपको इतना कीमती हार कैसे मिला। ये आपको किसी ने दिया है? ये सुनकर वो लड़की घबरा जाती है कि फ्लो में उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया।
उसके बाद तो वो नकारते हुए कहती है, नहीं वो हार मेरा है, किसी ने मुझे उसे दिया नहीं। यूरा कहती है, वो हार तुम्हारा खुद का है? तो फिर मुझे बताओ, तुम जो एक मेड थी उसके पास इतना कीमती हार कैसे हो सकता है? वो लड़की घबराते हुए कहती है, मैंने इसे उठाया था। यूरा कहती है, तुम अब भी चुप हो? ऐसा लगता है जिस इंसान ने तुम्हें उकसाया है वो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सुनो, इसे नीचे ले जाओ और बंद कर दो। यूरा के लोग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़की हंसते हुए कहती है, तुम मुझे मार नहीं सकती। यूरा कहती है, तुम्हें लगता है कि वे हाथ की सफाई मुझे कुचलकर मार डालेंगी, है ना? ये सुनकर वो शॉक हो जाती है कि तुम्हें ये कैसे पता है। जेन वहाँ पर आते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है इतने दुश्मन बना लेने के बावजूद भी प्रिंसेस तैयार नहीं होंगी? प्रिंसेस ने प्रॉप्स को खत्म करने के लिए एक बाल चिकित्सा विधि के बारे में लंबे समय से सोचा था। हम जिन अलमारियों का यूज करते हैं वे सभी ट्रायंगल समर्थक हैं और भले ही वे टूटे हुए हों, वे ढहेंगे नहीं। यूरा भी सोचने लगती है कि उसने कैसे ऑर्डर देकर सभी कोनों को लकड़ी की पट्टियों से तिरछे ढंग से जुड़वाया ताकि बीच का हिस्सा टूटने पे भी कोई दुर्घटना न हो। वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, ये कैसे पॉसिबल है? ये कोई जादू नहीं है। यूरा हंसते हुए कहती है, फिजिक्स का ज्ञान बहुत अमेजिंग है। उसके बाद तो उस लड़की को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और यूरा अपने चेंजिंग रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाते ही शॉक हो जाती है। जेवियस कहता है, वेलकम बैक माय प्रिंसेस। जेवियस को देखकर यूरा दरवाजा बंद कर लेती है और जेवियस कंटिन्यू करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि आपने पहले ही ये अनुमान लगा लिया था कि मैं आऊँगा। यूरा कहती है, थिएटर के लिए फादर से परमिट दिलाने और यहाँ गेस्ट बन के आने के लिए और मुझे ये सब याद दिलाने के लिए प्रीमियर को थैंक यू बोलना चाहूंगी। जेवियस हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो बस एक छोटा सा प्रयास है। ऐसा कहते हुए जेवियस यूरा के हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। साथ ही वो आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, अगर प्रिंसेस सच में अपना आभार व्यक्त करना चाहती हैं, तो मेरे साथ डिनर पर क्यों नहीं आती? यूरा मनी ही मन शर्माते हुए सोच रही होती है, ये आदमी। जेवियस की आंखों को देखते हुए यूरा मनी ही मन कहती है, ये तो जाना पहचाना लगता है, क्या ये मेरा भ्रम है? लेकिन फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम क्या पागल हो गए हो? जेवियस उसके बेहद क्लोज आते हुए कहता है, तुम क्या सोच रही हो? जेवियस को अपने इतने क्लोज देख यूरा की बॉडी कांप रही होती है, साथ ही साथ उसे बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही होती है। यूरा झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए दूर आकर कहती है, तुम बाद में आओ। जेवियस स्माइल करता है और खड़े होते हुए कहता है, ठीक है, फिर मैं योर हाइनेस के आने का इंतजार करता हूँ। यूरा के पास से जाते हुए जेवियस कहता है, रात को मिलते हैं। यूरा गुस्से और शर्म से चिल्लाते हुए कहती है, तुम घटिया आदमी, तुम एक भेड़िया हो, मैं नहीं आऊंगी, बिल्कुल मैं नहीं आऊंगी। जेवियस के बाहर आने के बाद और ये सब सुन लेने के बाद फेईफी कहता है, योर हाइनेस आपका टेस्ट सच में खराब है। वेल गाइस, मैंने पहले आप लोगों को बताया था फेईफी किंग का आदमी है, पर ऐसा नहीं है। असल में वो जेवियस का आदमी है, जिसे आप जेवियस का राइट हैंड भी कह सकते हैं। वही था जिसने यूरा को परमिट ला कर दिया था, वो भी तब जब पिछले चैप्टर में वो बदतमीज नोबल यूरा के थिएटर को तोड़ते हुए उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने आया था। खैर चैप्टर पे आते हैं। जेवियस इशारा करते हुए कहता है, फेईफी चुप हो जाता है, लेकिन फिर फुसफुसाते हुए कहता है, क्या प्रिंसेस आज रात आएंगी? जेवियस भी धीरे से कहता है, आ जाएगी। रूम में से यूरा अब भी चिल्ला रही होती है, बड़े सुअर परवट कहीं के, तुम मेरे सैक्रिफाइस फ्लैग की हत्या कर रहे हो। अब छिपने के लिए बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ खाने पे मौत से नहीं डरती। ये सब सुनते हुए फेईफी कहता है, मैं इसे कैसे महसूस नहीं कर सका। जेवियस तो वहाँ से जाते हुए बेहद खुश होता है और अंदर यूरा शर्माते हुए खुद को हप करके बैठी होती है और जेवियस के बारे में ही सोच रही होती है। तभी बाहर से एक सर्वेंट कहती है, योर हाइनेस आप कहाँ हैं? यूरा का मन तो ये होता है कि उसे कोई परेशान ना करे, लेकिन जब वो झेन के मुंह से ये सुनती है, योर हाइनेस ये अच्छा नहीं हुआ, हमारे स्टेज पर आग लग गई है, तो वो बेहद हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पूरा स्टेज जल रहा होता है और यूरा जेन उसे देख रहे होते हैं। जेन के फादर आते हुए कहते हैं, योर हाइनेस ये बहुत खतरनाक है, इसे हम पर छोड़ दें। यूरा कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, फायर बैरियर्स और वाटरवे कैसे काम कर रहे हैं। जेन के फादर कहते हैं, आप निश्चित हो सकती हैं योर हाइनेस, ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लौ फैलती नहीं है, पानी का प्रवाह भी बहुत स्थिर है और ये आग जल्द ही बुझ जाएगी। आपके डिजाइन के लिए थैंक यू। खुद से ही बात करते हुए यूरा कहती है, मुझे खाई का महत्व सिखाने के लिए 5000 साल पुराने इतिहास को थैंक यू।
सभी लोग को पानी मारकर उस आग को बुझाते देख यूरा कंटिन्यू करते हुए कहती है, क्लियर तौर पर मेन बॉडी के रूप में लकड़ी का यूज करना थोड़ा ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। सौभाग्य से इसका रिप्लेसमेंट मटेरियल जल्द ही आ रहा है। इसका अगले बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तभी फेलिना उस लड़की को पकड़कर लाते हुए कहती है, टीचर, अभी हुई अफरा तफरी का फायदा उठाकर ये भागना चाहती थी, लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया। फिर तो वो चिल्लाने लगी। आप इसके बारे में क्या सोचती हो? वो लड़की अब भी चिल्ला रही होती है कि मुझे जाने दो, मेरे लॉर्ड तुम्हें मार डालेंगे। यूरा पीछे मुड़ते हुए कहती है, तो वास्तव में तुम हो। तुम्हें क्या लगा इन सब में मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? खैर मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा? वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, मैं नहीं बताऊंगी। मेरे लॉर्ड मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। तुम और तुम्हारा ये स्टेज दोनों ही मेरे लॉर्ड द्वारा कुचला जाएगा। यूरा कहती है, ओ तो ये मॉडरेट है। वो लड़की हैरान होते हुए कहती है, तुम्हें कैसे मालूम? यूरा कहती है, किसी थिएटर पर हावी होने के लिए उसके पास भी एक थिएटर या किसी प्रकार का एंटरटेनमेंट होना चाहिए। मैं वास्तव में अपने अच्छे भाई के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती जो एक होटल बना रहा है। ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई को अच्छा रिस्पांस नहीं देती। इस बार अपने अच्छे भाई के बड़े गिफ्ट के लिए मुझे वास्तव में खेद है। मेरे सबसे बड़े भाई मॉडरेट, क्या तुम मेरा थिएटर बंद कराना चाहते हो? हाँ, तुम यही तो चाहते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रात के समय अपने पैलेस में से यूरा निकलकर कहीं जा रही होती है कि तभी मेड पीछे से टोकते हुए कहती है, योर हाइनेस, आपने अभी तक अपना शॉल नहीं ओढ़ा है। इस तरह से बाहर जाना रूड है। यूरा पीछे पलटते हुए कहती है, मैं बाहर नहीं जा रही। मेड कहती है, लेकिन प्रीमियर का डिनर इनविटेशन। इतने में ही यूरा शर्म से भड़क जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, वो सब मैं देख लूंगी। तुम्हें फ्यूचर में उस आदमी के किसी भी इनविटेशन के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर तो यूरा जाते हुए कहती है, मैं गार्डन में जा रही हूँ, इसीलिए मेरे पीछे मत आओ। मेड कहती है, लेकिन यूरा मना कर देती है कि कोई लेकिन वेकिन नहीं। तभी यूरा की ड्रेस कोई पकड़ लेता है, जिससे भड़क कर यूरा पीछे पलटते हुए कहती है, तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो। क्या आजकल मेरा स्वभाव बहुत खराब हो रहा है? यूरा देखती है कि वहाँ पर एक मेड घुटने पर बैठी है और वो रोते हुए बोल रही है, माय लेडी प्लीज रेनाल्ड को बचाएं। असल में यही वो मेड थी जिसने यूरा का ड्रेस पकड़ा था। यूरा कहती है, कौन हो तुम? दूसरी ओर हम देखते हैं सर्वेंट मॉडरेट से कहता है, योर हाइनेस, उस थिएटर को सुधारने के लिए बंद करने की घोषणा की गई है। हालांकि हमारा आंतरिक भाग निकलना नहीं चाहिए। मॉडरेट कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि हम अपने टारगेट को पूरा कर लेते हैं। यहाँ ढेर सारे टुकड़े हैं जितना कि हम चाहते हैं। असल में ये लोग थिएटर में गड़बड़ करने के लिए भेजी गई उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल इन्होंने मोहरे की तरह किया। खैर सर्वेंट कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ एक और बात है, ये न्यूज है। डेंजन से हमें जल्द ही निपटने की जरूरत है। मॉडरेट कहता है, वापस जाओ और कहो मैं इसे तुरंत कर दूंगा। इधर यूरा के सामने वो मेड घुटनों पर बैठी होती है, जिसे देखते हुए यूरा सोचती है, ये तो नताशा है और इसी की बहन है एमिली। वेल गाइज, मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि इन दोनों मेड से हम कहानी के स्टार्ट में ही इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ये सब याद आते ही यूरा मन ही मन कहती है, मैं जानती हूँ मैं इन दोनों को कैसे भूल सकती हूँ। उसके बाद तो वो कहती है, खड़े हो जाओ और कहो रो मत। पीछे वाली मेड नताशा को सहारा देकर खड़ा करती है और नताशा कंटिन्यू करते हुए कहती है, योर हाइनेस, मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर आप लॉर्ड रेनाल्ड को बचाती हैं तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यूरा कहती है, सो रेनाल्ड है कौन? नताशा बताने लगती है कि लॉर्ड रेनाल्ड एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया और अनगिनत जिंदगियां बचाई। लोग उनका बहुत आदर करते हैं। उन्होंने हमारी बहनों को भी बुरे लोगों से बचाया। वो एटलांटे के और मेरे भी हीरो हैं। मैं उन्हें बचाने के लिए सब कुछ दे दूंगी। यूरा सोचने लगती है कि मुझे हमेशा ऐसा क्यों महसूस होता है कि मुझे भ्रमित किया जा रहा है। कट्टर फैन वास्तव में किसी भी एरा में मिल सकते हैं। यूरा कहती है, तो इस रेनाल्ड के साथ उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? ये क्वेश्चन सुन नताशा और वो दूसरी मेड दोनों ही चुप हो जाती हैं, लेकिन फिर नताशा घबराते हुए कहती है, क्या आपको याद नहीं योर हाइनेस, आप ही थे जिन्होंने लॉर्ड रेनाल्ड को रॉयल फैमिली को अपमानित करने के आरोप में कैद किया। ये सुनकर यूरा तो पत्थर बन जाती है और खुद का ही सर पकड़ते हुए कहती है, हे भगवान, ये ओरिजिनल प्रिंसेस यूरा, इसने मेरे लिए बहुत सारे गड्ढे खोद रखे हैं। रॉयल फैमिली को अपमानित करने का आरोप, ये सुनते ही साफ पता चलता है कि ये तो गलती निकालने
निकालने का एक बहाना है। इसके बाद तो यूरा अपने फेस पर स्माइल लाते हुए कहती है, ओह अच्छा वो है क्या? चूँकि वो एक अच्छा आदमी है तो जरूर ये एक गलत फहमी होगी। वेट करो जब तक कि मैं उसे जाने न दूं। नताशा कहती है, अभी और इंतजार करूं? लेकिन आज ये लॉर्ड रेनाल्ड को फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये सुनकर तो यूरा के 2 टुकड़े ही हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहती है, तो फिर तुम अब भी रोकर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? चलो जेल जल्दी चलो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पैलेस के एक कोने में एमिली खड़ी होती है और वो जैसे ही नताशा को देखती है चिल्लाते हुए कहती है, नताशा मैं यहाँ हूँ, तुम इतनी देर लगाकर क्यों आ रही हो? नताशा प्रिंसेस यूरा के साथ वहाँ आ जाती है, जिसे देख एमिली नताशा पर भड़कते हुए कहती है, ये यहाँ पर क्यों है? नताशा कहती है, वो मैं ही थी जिसने प्रिंसेस से लॉर्ड रेनाल्ड को बचाने की विनती की। इन्हीं सब में थोड़ी देर हो गई। एमिली प्रिंसेस यूरा पर भड़कते हुए कहती है, सब इसी की गलती है। इसी की वजह से लॉर्ड रेनाल्ड को इतना अपमान और खतरा झेलना पड़ रहा है। लॉर्ड रेनाल्ड एटलांटे के पैट्रॉन संत हैं। नताशा एमिली को शांत करते हुए कहती है, ठीक है अब बोलना बंद करो। एटलांटे के पैट्रॉन संत सुनकर यूरा को कुछ जाना पहचाना लगता है और वो याद करते हुए कहती है, एटलांटे के विनाश अनुमानों में से एक, क्योंकि किंग ने एटलांटे के पैट्रॉन संत यानी कि संरक्षक संत को सताया, इसीलिए एटलांटे ने उस जर्नल को खो दिया जो इंपीरियल सिटी की रक्षा कर सकता था और सब कुछ बर्बाद करने के लिए उस पर आक्रमण किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये रेनाल्ड है। यूरा अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, अच्छा लड़का, इस बार मैं बच नहीं पाई हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहती। उसके बाद तो यूरा खांसते हुए उन दोनों का ध्यान खींचती है और कहती है, क्या तुम लोग उसे बचाना नहीं चाहते? अगर तुम लोग चाहते हो तो टाइम बर्बाद मत करो, चलो उसे बचाने के लिए। ये सुनकर एमिली तो गुस्से से कांपते हुए कहती है, मेरे साथ आओ, लॉर्ड रेनाल्ड अभी भी अंदर हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जेल के अंदर, जहाँ पर कैदियों को देखते हुए यूरा आगे बढ़ रही होती है और मन ही मन कहती है, ऐसे माहौल में कोई कैसे रह सकता है? तभी नताशा रुकते हुए कहती है, लॉर्ड रेनाल्ड क्या आप ठीक हैं? फिर हम देखते हैं लॉर्ड रेनाल्ड को, जो कि किंग एटलांटे का पुराना जर्नल है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसे देख यूरा भी मन ही मन कहती है, क्या इसके साथ अत्याचार किया जा रहा है? वहीं पर नताशा कंटिन्यू करते हुए कहती है, लॉर्ड मैं प्रिंसेस से आपको बचाने के लिए विनती की हूँ, आप यहाँ से जाने वाले हैं। प्रिंसेस के बारे में सुनकर लॉर्ड रेनाल्ड यूरा की ओर देखता है और हंसते हुए कहता है, मैं आपकी कृपा को सहन नहीं कर सकता, अंत यहाँ से चली जाइए। ये सुन यूरा चिल्लाते हुए कहती है, प्रिंसेस खुद तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आई है, क्या यही तुम्हारा रवैया है? लॉर्ड रेनाल्ड कहता है, तुम क्या चाहती हो कि मैं विश्वास कर लूं? जिस इंसान ने मेरी पेट्रोलिंग से भी डर कर मुझे जेल में डलवा दिया और फांसी पर भी चढ़ा दिया, उसके इरादे मेरे लिए अच्छे कैसे होंगे? ये सुनकर यूरा गुस्सा हो जाती है और कहती है, वाह मैं शर्मिंदा हूँ, ये तो शैतान का रीजन है। लॉर्ड क्या तुम पागल हो गए हो? ये सब सुनकर नताशा आंसू भरी और एमिली गुस्से भरी आंखों से यूरा को देखने लगती हैं। घबरा तो जाती है यूरा, लेकिन फिर चिल्लाते हुए कहती है, बकवास करना बंद करो और बाहर आओ। तभी कोई कहता है, डेंजन में सारे आम डकैती पर चर्चा। ये सुन सभी लोग उस आवाज की ओर देखने लगते हैं। वहाँ पर मॉड्रेट अपने सर्वेंट के साथ आया होता है और उसका सर्वेंट कहता है, आखिर कौन इतनी हिम्मत करेगा? यूरा मॉड्रेट को देखते हुए मन ही मन कहती है, क्या मॉड्रेट का भी रेनाल्ड से कुछ लेना देना है? यहाँ तक कि वो खुद व्यक्तिगत रूप से सामने भी आया है। ऐसा लगता है कि ये मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझ सकता। इतने में लॉर्ड रेनाल्ड को जेल में से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर तो यूरा रेनाल्ड के आगे अपना हाथ करते हुए कहती है, रुक जाओ, तुम्हें इसे ले जाने की इजाजत किसने दी? इसने मुझे अपमानित किया है तो इससे निपटना भी मुझे ही चाहिए। मॉडरेट कहता है, ये तुम पर निर्भर करता है, तुम्हारा मन उसे जाने देने का है। इस बारे में बोलते हुए मुझे कुछ याद आ रहा है, वो तुम ही थी जो इसे सजा देना चाहती थी, लेकिन अब तुम इसे जाने देना चाहती हो। यूरा तुम ऐसे इंसान तो नहीं थी। ये सुनकर तो यूरा के पसीने छूट जाते हैं कि क्या इसे कुछ मालूम पड़ गया है। लेकिन ये बॉडी तो ओरिजिनल प्रिंसेस की ही है, उसके पास कोई सबूत नहीं होगा, मुझे घबराना नहीं चाहिए। मन ही मन खुद को समझा लेने के बाद यूरा गुस्से से कहती है, मॉडरेट मैं ये सब देख लूंगी, तुम अपने लोगों को दूर ले जाओ।
ये सुन मॉड्रिड अपनी तिरछी आंखों से यूरा को घूरने लगता है। यूरा को भी एक तरीके का दबाव महसूस हो रहा होता है कि तभी मॉड्रिड वहाँ से हटते हुए कहता है, यूरा, ये कोई थिएटर का मामला नहीं है जिसके साथ तुम खेल सकती हो। ये देखो हीज हाइनेस के हाथों से भेजा हुआ ऑर्डर। ये ऑर्डर आज मैं पापी रेनाल्ड पर थोप दूंगा। इसके अनुसार उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये सुनकर नताशा घबरा जाती है और एमिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मॉड्रिड कंटिन्यू करते हुए कहता है, उसे ले चलो। यूरा के बाजू से रेनाल्ड को ले जाने लगते हैं। इतने में ही यूरा कुछ कहती है जिस पर रेनाल्ड का भी ध्यान जाता है। इस पर रेनाल्ड को ले जा रहा सर्वेंट उसे रुकते हुए कहता है, भटको मत और चलो यहाँ से। यूरा पीछे खड़ी रेनाल्ड को वहाँ से जाते हुए देख रही हो, साथ ही मनी ही मन कहती है, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। फिर अपने भाई से लड़ने लगती है कि मुझे विश्वास नहीं है, मुझे ये दो, मैं खुद जाके डैड से पूछूंगी। मॉड्रिड कहता है, ये तुम पर है, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। मॉड्रिड भी वहाँ से जाते हुए कहता है, इस बार थैंक यू। यूरा बोलती है, तुम मुझे थैंक्स बोल रहे हो? मॉड्रिड जाते हुए बोलता है, हाँ थैंक यू। यूरा इसके बारे में सोचने लगती है और तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे समझ में आता है कि रेनाल्ड को लॉक करने में यूरा ने यानी मैंने उसकी मदद की, इसीलिए उसने थैंक यू बोला। इससे पता चलता है कि इस घटना के पीछे पुराने नॉवेल्स पॉप का गुट है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब यूरा रेनाल्ड को फांसी पर चढ़ने से कैसे बचाएगी, ये सब हम जानेंगे आगे के चैप्टर्स में।